हेलो बच्चों, क्लास 12 में आपकी जो इकाई है प्रकाशिकी। आज हमको प्रकाशिकी के बारे में जानना है। तो प्रकाशिकी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अंदर परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और उसके बाद प्रकाश में जो प्रकाश की चाल है उस पर जो आपका अपवर्तनांक है वो उस पर किस प्रकार निर्भर करता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। जिसके बाद एंगल कितना कहां बनेगा तो आपका किस तरीके से चाल बदलती है, माध्यम बदलेगा तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब हम प्रकाशिकी के अंतर्गत जानेंगे। जिसमें आपका दर्पण भी पढ़ेंगे, दर्पण में कितने प्रकार के दर्पण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विकिरण है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण है जो कि हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो लिख सकते हैं प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश के कारण हम अंधेरे में रखी वस्तु बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और ये क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को क्या कर रही है? संवेदित कर रही है। अर्थात हमारी आंखों प्रकाश जब पड़ता है उसके कारण अंधेरे में रखी वस्तु बड़ी आसानी से देख सकते हो। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, जो तरंगदैर्घ्य इसका परिसर है, तरंगदैर्घ्य परिसर जो दिखाई देने वाला परिसर है, लैम्डा का मान 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो दिखाई देने वाला प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य परिसर कितना है? कितने रेंज में आपको प्रकाश दिखाई देगा? ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है वो प्रकाश आपको दिखाई देता है। इस तरीके से प्रकाश के अंदर क्या पाया जाता है? परावर्तन भी पाया जाता है। प्रकाश के अंदर अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। तो आता है टर्म परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? तो जब किसी प्रकाश को हम क्या करते हैं, मान लीजिए चिकनी सतह है, एक इस सतह को हम क्या करती है? नीचे से पॉलिश करती है। जब चिकनी सतह पर कोई प्रकाश पड़ता है, क्या बताया गया? जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ जाए तो वह उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाए, उससे चिकनी सतह से टकराए और उसी माध्यम में प्रकाश क्या हो जाए? वापस लौट जाए। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन, अब मान लीजिए आप टार्च को जलाए, चिकनी सतह आपकी क्या है? फर्श है। फर्श पे अगर जलाए तो टार्च का जो प्रकाश होगा फर्श से टकराकर उसी माध्यम में, माध्यम चेंज ना हो, अर्थात अगर वायु है तो वायु रहे, जल है तो जल रहे। ये माध्यम अगर आपका वन है, माध्यम वन है तो माध्यम वन में ही वो प्रकाश लौट आए, ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां से जब कोई प्रकाश पड़ता है तो यहां से एक हम क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। और आपको बताएं कि जो किरणें आती हैं, जो किरणें आ रही हैं, उस किरण का नाम क्या दे देंगे हम? आपतित किरण। ये किरण क्या हो रही है? उस चिकनी सतह पे आ रही है। और जो आपका ये आपका अभिलंब है, ये हमेशा उस तल के लंबवत होता है, अर्थात तल से एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। उसके बाद ये आपका कौन सी किरण है? टकराने के बाद लौट जाती है। टकराने के बाद क्या हो? लौट जाती है उसी माध्यम में, मतलब इस किरण का क्या होगा? परावर्तन हुआ है। ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण R हो जाएगा। ये किसके अंदर गुण पाया जाता है? प्रकाश के अंदर गुण पाया जाता है। तो क्या बताया गया? जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है
और पढ़कर उसी माध्यम में लौट जाए, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उसके बाद जो किरण आ रही है उस किरण का नाम क्या दे देंगे? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद लौट जाती है उस किरण का नाम क्या हो जाता है? परावर्तित किरण हो जाता है। परावर्तन के नियम, तो प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है? जो ये आपतित किरण, ये चिकना तल है, इस पे आपतित किरण क्या होगा? आकर गिरेगा। तो आपतित किरण और जो आपका जो ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इन सबको मिलाकर एक रिलेशन बनाया गया। पहला क्या बनाया गया? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। फिर क्या बताएंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। यहां से पहला नियम आपका बनता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। पहला नियम, आपतन कोण आई जितना होगा उतना ही अपवर्तन परावर्तन कोण आर होगा। ये किरण है, यहां से एंगल मान लीजिए 45 बनाया, यहां से एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये कोई किरण है, यहां से एंगल 30 डिग्री बनाया, ये जो किरण परावर्तित हो रही है एंगल कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। कहां से? परावर्तन के पहले नियम से। दूसरा नियम क्या कहता है? जो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब, लिख सकते हैं आपतित किरण, क्या लिख सकते हैं? आपतित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। कौन कौन सी किरण? आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दो नियम हो गए परावर्तन के। पहला नियम क्या बताओगे? जो आपतन कोण आई है वह सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो यहां से हम आगे देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पे आगे चलो देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोले को काट कर, क्या करते हैं हम? गोले को काट कर और उसके एक भाग को हम क्या कर दें? पेंट कर दें। लाल ऑक्साइड से या सिल्वर ऑक्साइड से क्या कर दें? उसको एक भाग को पेंट कर दें और दूसरे भाग को क्या बना दें? परावर्तक तल बना दें। तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। तो गोलीय दर्पण क्या बताओगे? ये खोखला गोला है, खोखले गोले को हम क्या कर दें? काट दें। खोखले गोले को काट दें और उसको एक भाग को क्या कर दें? लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें। इसके एक भाग को क्या कर दिए? कलई कर देना या पेंट कर दें, लाल ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। ये खोखला गोला था, गोले को हम क्या कर दिए? काट दिए। और गोले को काट कर हम एक भाग को क्या कर दें? पेंट कर दें। अगर एक भाग को पेंट कर देते हैं तो जो बनता है, इसमें से एक तल पेंट करेंगे, दूसरा तल क्या हो जाएगा आपका? परावर्तक तल हो जाएगा। कौन सा तल हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। इस समय परावर्तक तल ये है। तो परावर्तक तल अर्थात जब गोले को काट दें और उसका एक भाग पेंट कर दें, ऐसे दर्पण को क्या करते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल दर्पण। तो क्या बता सकते हैं? पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा बताओ, क्या हो जाएगा? गोले को काट कर बनाया गया वह दर्पण जिसके एक भाग को, एक पृष्ठ को हम क्या कर दें?
पेंड कर दें और दूसरा तल क्या हो जाए, परावर्तक तल बन जाए, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या करेंगे, खोखले गोले को हम काटेंगे और एक भाग को क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से क्या करेंगे, उसको पेंट कर देंगे और जब पेंट कर देंगे तो दूसरा तल क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात आती है अवतल दर्पण। तो अवतल क्या है, जब आपका परावर्तक तल दबा हुआ हो, कौन सा तल हो, दबा हुआ हो, अर्थात परावर्तन कहां से हो, दबे हुए तल से हो, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये अगर कोई किरण आएगी तो परावर्तन कहां से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। परावर्तन कहां से हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है। किरणें पार नहीं कर पाएंगी क्योंकि पेंट किया गया है, किससे किया गया, लाल ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से। किरणें पार नहीं कर पाएंगी, जब किरणें पार नहीं कर पाएंगी तो परावर्तन हुआ कहां से, दबे हुए तल से। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो, कहां से हो, परावर्तन उभरे हुए तल से हो, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा आपकी है वक्रता केंद्र। क्या है पहली परिभाषा, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हम क्या बताएंगे कि गोले का वह केंद्र, जैसे गोला बनाया गया था ना, गोले का वह केंद्र जिसको मानकर गोला खींचा गया हो, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले को, इस केंद्र से गोला खींचे थे, अब इस गोले को हम काटेंगे, गोले काटेंगे तो एक भाग को क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। लेकिन जिस केंद्र को मानकर खींचा गया था गोला, वही केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से वक्रता केंद्र आ चुका है। वक्रता केंद्र क्या बताओगे, गोले का वह केंद्र जिसको मानकर गोला खींचा गया था, उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये आपका क्या है, M1 M2 एक द्वारक है। M1 M2 क्या है, एक द्वारक है। इसका जो मध्य बिंदु होता है, कौन सा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पोल P से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करेंगे। तो मध्य बिंदु क्या हो गया, जो इन द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो लाइन मिला दे, कौन सी लाइन, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है, उस रेखा को हम नाम देते हैं मुख्य अक्ष। उस रेखा का क्या नाम है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला क्या है, वक्रता केंद्र हो गया आपका, ध्रुव हो गया और क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद आपका आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या है, जब कोई किरण आए मुख्य अक्ष के समांतर, कौन सी किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरणें जा रही हैं, मुख्य अक्ष समांतर परावर्तन होगी। परावर्तन के पश्चात, पहले क्या हो जाए, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, या फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस हो गया। अब यहां से बात आती है वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसको हम R से दिखाते हैं। ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अगला क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की परिभाषा बताओगे, मुख्य फोकस, कहां से, फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाती है। इस तरीके से आपके ये छोटे छोटे जो परिभाषाएं थी दर्पण से संबंधित, उनको बता दिया गया, जिसमें आपको क्या बताया गया, वक्रता केंद्र, ध्रुव और जितनी दूरियां नापी जाएंगी,
दर्पण में जितनी दूरियां, लेंस में जितनी दूरियां नापी जाएंगी हम उसको क्या कहेंगे, दर्पण में ध्रुव कहते हैं। और लेंस में हम उसी का नाम क्या दे देंगे, प्रकाशिक बिंदु दे देंगे। तो जितनी दूरियां नापी जाएंगी सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। और इसके लिए हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। चिन्ह परिपाटी में देखते हैं, ये मान लीजिए आपका ये ध्रुव है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ध्रुव है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका क्या दर्पण है, मान लीजिए क्या आपका दर्पण। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये दिशा आपकी किधर है, आपकी किधर है, दाईं ओर है, ये आपके दाईं ओर हो गया। और ये दिशा किधर हो गया, आपका बाईं ओर हो गया। तो चिन्ह परिपाटी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका यहां से दर्पण होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, सबके लिए वही है, सारी दूरी कहां नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। यदि आप ध्रुव के बाईं ओर चलते हैं, ध्रुव किधर चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं, तो सारी दूरी निगेटिव में लेंगे, किस में हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। अगर आप ध्रुव के बाईं ओर चलते हैं तो दूरी निगेटिव में, यदि आप ध्रुव के दाईं ओर चलते हैं तो दूरी किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, अर्थात क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहां से चिन्ह परिपाटी ध्यान देना, सारी दूरी लेना कहां से, ध्रुव से। और अगर ध्रुव के बाईं ओर है उसका मान निगेटिव, और दाईं ओर है उसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। एक चीज दिमाग में रख लेना कि जो वस्तु होती है, जो वस्तु होगी वह हमेशा बाईं ओर स्थित होगी, जो वस्तु होगी वह बाईं ओर स्थित होगी, अर्थात u का मान हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव।